अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक पहुंच रही है। तो आई होप सो फार के एवरीबॉडी इज लिसनिंग मी। ठीक हो गई बात। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं कल लेक्चर ना ले सका। और शायद आपको पता हो कि मेरी खाला जान का इंतकाल हो गया था कल। शी वाज अफेक्टेड फ्रॉम कोविड। और जो है वो बहरहाल बड़ी देर इलाज चलता रहा, लेकिन वो जाबर न हो सकी और हाल के हकीकी से जा मिली। तो इस वजह से मैं इन नहीं था और कल जो है मैं फिर आपको क्लास नहीं दे सका। एनीवे, अब ये है कि जो है आप सब बच्चों को अब जो है यकीनन थोड़ा सा टाइम छुट्टी कर लो तो ज़्यादा होता है, कुछ थोड़ी फिक्र भी होती है। ठीक है जी। पर अल्लाह ताला में हिम्मत दे के हम जो है वो इसको हल कर सकें। हमजा कुछ कहना चाहते हैं तो हमजा आपको मैंने अनम्यू जो है वो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाह साहब जी हमजा। एक मिनट, बस मेरे से वो हो नहीं रहा। सर हो गया आवाज़ आ रही है जी। आपको? जी जी हमजा, आप आवाज आ रही है आपकी, प्लीज बात कीजिए। जी, जी। सर मैं कल सिलेबस देख रहा था एंटरप्राइज मैनेजमेंट का, तो सर उसमें एचआर थ्योरीज आई थिंक हमने पढ़ी नहीं है। नहीं देखिए, एचआर थ्योरीज में जो जिक्र है ना, वो दो थ्योरीज का जिक्र है। एक तो हमने बात की थी जिसके हवाले से एटीट्यूड एंड परसेप्शन वगैरह, जी सर। और इसी से रिलेटेड हैं। और कुछ इसके अंदर मोटिवेशनल थ्योरीज जो है वो शामिल है। ठीक है। और ठीक है सर। बाकी मैं इसकी डिटेल सर्च कर रहा था कि इसके अंदर और क्या चीज़ हो सकती है। तो मुझे ये डिटेल जो है इसकी अंडरस्टैंड हुई, चूंकि इन डेप्थ लिस्ट नहीं दी इन्होंने कि कौन कौन सी थ्योरी आप शामिल करें। नहीं सर, तो सर बाकी सर मैंने एंटरप्राइज मैनेजमेंट की जो सिमा की बुक है मैंने उसमें देखा था, तो सर उसमें थ्योरीज में तीन है, एबिलिटीज है सर, और अपॉर्चुनिटीज, और सर मोटिवेशंस। उसके अंदर डिफरेंट अच्छा ठीक साइंटिस्ट है। की थ्योरीज भी हैं। अच्छा नहीं देखिए, बात बात ये है कि वो थोड़ा लिमिट कर देना, वाजिया कर देते तो फिर ठीक है। सीमा की बुक मैं फॉलो इसलिए नहीं करता कि उसमें इतना कुछ इजाफी है जो यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ। तो वरना अदरवाइज हम वहाँ फॉलो कर लेते। ठीक है। तो ठीक है बहरहाल सर। एनीवे, आई विल सी इनटू दिस, लाजमी मैं इसको देखूंगा। बाकी चीज़ों का जो है मेरे पास ओल्ड बुक मटेरियल है, वहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ कौन सी चीज़ इन है कौन सी नहीं है। आपने अच्छा ठीक किया मेंशन किया मुझे, तो मैं ठीक उसको जरूर देख लूंगा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो बल्कि मच सर। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उसके ऊपर मुझे ये जो है पेज जी की सर। पिक्चर भेज दीजिएगा। ग्रुप में सर ना भेजिएगा, जी जी। इंडिविजुअली भेज दीजिएगा। ठीक है, हाँ ताकि मैं मुझे उसको सर नंबर दे देगा सर प्लीज़ अपने ना। जी 0333 सर वेट, 0333 जीरो 4273 4273 174। 74। थैंक यू जी, सर। तो आप जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं देख लूंगा उसको। ओके सर। अंदाजा एक लगाया जा सकता है, लेकिन जो कोर्स है उसके अंदर जो चीज़ मेंशन है मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम कवर कर लिया जाए। लेकिन आपका कोई अगर कहेंगे तो कोई एक आध दो थ्योरीज आपके इंटरेस्ट की हैं तो उसको जरूर पढ़ा देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ठीक है। ठीक है सर, एक दो थैंक यू लेक्चर सर। फालतू भी लग जाएंगे तो खैर है। अच्छा ओके सर, एनीवे, थैंक यू सो तो मच। जो मेरी कोशिश होती है कोर्स से थोड़ा सा अबव जाए, अंडर ना रहे इसके, उससे थोड़ा सा ऊपर जाके बात करें। ठीक है ना। और फिर उसका फायदा ये होता है कि आपका रिजल्ट बेहतर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बच्चों, अब फिर हम अपनी बात को जारी रखते हैं, और सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि आज हम सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जब आप बात करते हैं तो ये जो हमारा एरिया है, दिस इज मेंशन्ड ओवर हियर, जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ इस वक्त ना, आई एम पॉइंटिंग ओवर हियर। मैं इस पे पॉइंट कर रहा हूँ, लेट्स सी। एक जगह पे मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा एरिया है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो दिस वन इज द एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो एक मिनट, लेट मी पिक द पेंसिल।
ये वाला एरिया है जहां मैं पॉइंट कर रहा हूँ इस वक्त। जस्ट अ मोमेंट जी, मैं 1 मिनट से आपसे बात करता हूँ, कमिंग बैक। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये एचआर का एरिया है जहां जिसको मैंने लाइन किया है, एचआर प्लान, इसके ऊपर बात करने वाले। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो प्लान है ये चलता कैसे है और हम इसको लेके किस हिसाब से चलते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज इसमें जो आती है वो ये आती है कि हमें इस चीज का अंदाजा करना होता है कि जी कितने वर्कर्स की हमें जो है वो जरूरत पड़ेगी। हम इफेक्टिवली ये देख लेते हैं, इफेक्टिव रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पॉलिसी एक बना लेते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि देखिए, अब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि रिक्रूटमेंट इज जनरेटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बनाना, और सिलेक्शन का ताल्लुक इंटरव्यू और जो है वो टेस्ट के साथ है, और उसके बाद बाकी जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है किसी भी वर्कर के हायरिंग के लिए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है एचआर प्लानिंग का, इसके अंदर हम ये इंश्योर करते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो राइट अमाउंट और राइट काइंड ऑफ पीपल हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे देखते हैं कि तादाद में भी लोग पूरे हों और क्वालिफिकेशन के एतबार से भी अच्छे लोग जो है वो दस्तयाब हों। तो ये दोनों चीज़ें जो हम ज़रूर देखते हैं, और इससे हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के एतबार से रिक्वायर्ड लोग होने चाहिए। अगर इतने लोग ना हो तो फिर डेफिनेटली हमें जो है वो इस चीज़ को देखना पड़ता है कि अ, हम ये जो शॉर्टफॉल है उसे कैसे पूरा करेंगे, जो गैप है उसे कैसे पूरा करेंगे। तो लिहाजा ये 2 चीज़ें हैं जिसको हम फ़ोकस करते हैं। पहली चीज़ ये कि आगे चल के हमने कितने प्रोजेक्ट्स चलाने हैं, कितने हमने नई ब्रांचेस खोलनी है, उसके एतबार से हमें कितना स्टाफ चाहिए, और उसी के एतबार से हम ओवरऑल रिक्रूटमेंट को प्लान करते हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। अब दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की, तो देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो देखिए, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके एतबार से अगर देखा जाए तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एंटिटीज शामिल है। मिसाल के तौर पे सीनियर मैनेजर शामिल होते हैं। सीनियर मैनेजर्स का काम ये कि वो आइडेंटिफाई करें कि आगे चल के हमें किस तरह के प्रोजेक्ट्स चलाने हैं, किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, और की अपॉइंटमेंट हमें कौन सी करने वाली है। तो ये सीनियर मैनेजर्स का काम है कि वो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहें और हमें मेंशन करें कि अपॉइंटमेंट्स कहाँ कहाँ हमने करनी है, चूँकि उन्होंने वो एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ पे हमें लोगों की ज़रूरत है। दूसरी जो चीज़ है वो इन्वॉल्व होते हैं लाइन मैनेजर्स। अब लाइन मैनेजर जो है वो हर डिपार्टमेंट का या हर यूनिट का अपना मैनेजर होता है। तो ये तो जो मैनेजर हमने बात की, ये तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे है ना, टॉप लेवल पे है, सीनियर मैनेजर्स। और ये जो मैं मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ, ये लाइन मैनेजर है, जो आपके हर यूनिट के अलग-अलग मैनेजर्स हैं। और हम इन्हें रिक्रूटमेंट में लाजमी शामिल करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अगर हम इन्हें रिक्रूटमेंट में शामिल नहीं करेंगे तो कल को काम तो इन्हीं से लेना है, और बंदे अगर इनकी चॉइस के इन्हें नहीं देंगे, आप ह्यूमन रिसोर्सेज की चॉइस का नहीं देंगे, तो कल को वो अपनी जो डिलीवरेंस है वो नहीं करते। फर्ज कीजिए वो अपनी डिलीवरेंस नहीं करते। अब वो अपनी डिलीवरेंस नहीं करते और इसका रिस्पॉन्सिबल वो ठहराते हैं हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को, तो अल्टीमेटली इसका नुकसान हमें होगा। इसलिए हम लाइन मैनेजर्स को लाजमी इस काम में शामिल करेंगे। तो लाइन मैनेजर जो है लाजमी इसके अंदर शामिल होंगे। अच्छा, एक बात तो ये है,
हमजा कह रहे हैं R&D डिपार्टमेंट एचआर के अंडर, नहीं R&D डिपार्टमेंट इज इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट, लाइक एचआर एक डिपार्टमेंट, सर R&D भी अलग डिपार्टमेंट। अच्छा बच्चों, अब बात रही ये कि जो आपके स्मॉल बिजनेसेस है उसमें तो लाइन मैनेजर टोटली ऑथोराइज है कि वो अपनी मर्जी से मैनेजर को हायर कर सकता है। तो अपनी मर्जी से मैनेजर्स को हायर कर सकता है, और सॉरी मैं मैनेजर्स कह रहा हूँ, स्मॉल बिजनेस मैनेजर टोटली ऑथोराइज है, वो अपनी मर्जी से जो है वो वर्कर हायर कर सकता है अपने यूनिट के लिए जैसे वो चाहे। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप जानते हैं कि एचआर फंक्शन अलग से ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उसे कहा जाता है कि आप इन पोस्ट के लिए लोगों की चॉइस करें, आप इन पोस्ट के लिए पर्टिकुलरली लोगों का इंतखाब करें। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपके जो लाइन मैनेजर्स हैं वो इन्वॉल्व किए जाते हैं, निकाला अभी भी नहीं जाता है नहीं इस प्रोसेस से, उनकी मर्जी और मंशा का ख्याल रखा जाता है और उन्हें इन्वॉल्व भी रखा जाता है। तो यहाँ एक सवाल है आप लोगों के साथ, व्हाट इज द करंट ट्रेंड इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? करंट ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। जी, तो आप में से मोस्टली बच्चों का आंसर लगता है कि आया है। तो सब बच्चों ने जो है वो जिस आंसर को चूज किया है वो सेम ही है ऑलमोस्ट, कि तमाम बच्चों की राय ये है कि आज का मॉडर्न ट्रेंड ये है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पॉलिसीज में लाइन मैनेजर को लाजमी शामिल किया जाए, चूंकि यूनिट उसका है, काम उसने लेना है, लिहाजा वो देखे कि उसे किस तरह की ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है। अब जो नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम अपने मैनेजर की बजाय रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट से मदद लेते हैं। सवाल ये है कि जो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट है हम इनसे मदद क्यों लेते हैं? देखिए, इसके अंदर 2-3 बातें आ जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, और हायरिंग एजेंसी से भी हम हेल्प ले सकते हैं इसमें। लेकिन मसला ये होता है कि जो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट है वो हमारी मदद कर देता है कि किस तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी, पर्सन स्पेसिफिकेशन लिखी जाएगी, और जो बाकी सिलेक्शन एड्स हैं वो किस तरह लिखे जाएंगे, इसके अंदर ये बड़ी मदद कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जॉब एडवर्टीजमेंट जो हमने न्यूज़पेपर में छापना है या हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देना है, उसकी जो डिज़ाइनिंग है उसमें हमारी मदद कर सकता है, उसके अंदर अल्फाज के चुनाव में, बाकी मामलात में हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। और उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चूज कर ही लेती है कि नहीं, ये हमारा रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट के बगैर काम नहीं चल सकता, तो हमें ये चाहिए कि हर सूरत जो है वो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट को शुरू से लेके आखिर तक अपने साथ रखे। यानी रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हमारे साथ होना चाहिए फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। बिगिनिंग टू द एंड का मतलब है शुरू से लेके आखिर तक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हमारी हमारे साथ होना चाहिए, यहाँ तक कि जहाँ से हमने जो है वो शुरू किया था काम, इसका जॉब एनालिसिस का, वैकेंसी को आइडेंटिफाई करने का, फिर उसके बाद बाकी मामला, तो वो वहां से लेके आखिरी दिन का, हायरिंग का जो दिन है, वहां तक हमारे साथ होना चाहिए। उसके बाद हम सवाल आ जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वुड एन ऑर्गेनाइजेशन बी बेटर ऑफ कैरिंग आउट इट्स ओन रिक्रूटमेंट रादर देन यूजिंग रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट? कौन से ऐसे हालात होते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर है कि वो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट की बजाय अपने मैनेजर से मदद ले ले? तो वो कौन से ऐसे हालात हो सकते हैं? तो यहाँ पे फिर आप पास 4 ऑप्शन है, तो इंटेलिजेंटली आप आंसर करेंगे कि कौन से ऐसे हालात हैं इसके अंदर आप ये कहते हैं कि हमारे पास जो कंसल्टेंट है उसमें से इंटरनल यूज करें, एक्सटर्नल कंसल्टेंट इस्तेमाल ना करें। तो मोस्टली बच्चों का जवाब जो है वो आना शुरू हो गया है मेरे पास। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े बहादुर बच्चे हमारे साथ हैं जी। हमजा है, अली अदनान है, मोहम्मद हसीब है, रिमशा है, रुतबा है, सारा सारा है, सारा हाशमी है,
उम्र है। तो देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है हमें। तो बिल्कुल ठीक आपने जवाब दिया। मैं आपके सामने अभी इसका ओरिजिनल आंसर भी रख देता हूँ। तो ओरिजिनल आंसर इसका ये है कि देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ कॉम्प्लेक्स कल्चर। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और बिजनेस बड़ा टेक्निकल होता है, तो ऐसी सूरत में कंसल्टेंट अगर बाहर से आएगा तो बिजनेस के कल्चर को समझ ही नहीं पाएगा। और जब वो बिजनेस के कल्चर को नहीं समझ पाएगा तो डेफिनेटली जरूरत हमें इस बात की पड़ेगी और हायरिंग अर्जेंट हो, तो ऐसी सूरत में वो बाहर से आए, कल्चर को समझे, टेक्नोलॉजी को समझे, हालात को समझे, वो इतना कुछ तो समझ नहीं सकेगा। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम ऐसी सूरत में जो है वो कंसल्टेंट की बजाय अपने ही एचआर स्टाफ की मदद से रिक्रूटमेंट करने की कोशिश करें। तो ये है सिचुएशन। अब फैक्टर कौन से हैं ऐसे, यानी इसी सवाल को जरा आप तफसील में समझने के लिए हम यहाँ पे रखते हैं फैक्टर इन द आउटसोर्सिंग डिसीजन। आउटसोर्सिंग डिसीजन हम क्यों लेते हैं, हम क्यों ये कहते हैं कि हम बाहर का कंसल्टेंट जो है वो हायर कर लेते हैं, ना कि इधर का अपना। तो ऐसा कब होता है? देखिए इसके अंदर एक मसला तो ये है कि सबसे पहली चीज जो आती है वो ये आती है कि नंबर वन, देखिए कॉस्ट का मसला होता है कि आपके पास जो अपने एक्सपर्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। तो आप ये कहते हैं कि यार अपने एक्सपर्ट को वहां से हटाने की बजाय इनको अपना काम करने दो, हम बाहर से बंदा हायर कर लें। दूसरी चीज ये है कि लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऐसा होता है कि अंदर के बंदे के पास नहीं होता है। जैसे अगर मुझे कोई कहे कि बॉयलर इंजीनियर हायर करना है तो मैं कहूंगा यार कंसल्टेंट ले लो, मुझे बॉयलिंग का कुछ पता नहीं। इसी तरह लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट एक्सपर्टीज मैटर करती है। लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड जो एक्सपर्टीज अवेलेबल हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है भी कि नहीं है। नहीं है तो जाहिर है बाहर से बंदा आएगा। और फिर बात वक्त ऐसा होता है हम अंदर के बंदे को इसलिए नहीं लाते कि हमें इम्पार्शियलिटी चाहिए होती है। हमें ये इंश्योर करना होता है कि अंदर का बंदा कोई कृपा परवरी ना कर जाए, अपने किसी नियर एंड डियर को जो है फायदा ना दे दे। तो हम इस मकसद के लिए जो बाहर से बंदा हायर कर लेते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। अब जहां तक सवाल है कि अगर आप कहें कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, तो ये तो कुछ बुनियादी बातें थी जिसके अंदर अभी तक हमने ये बात की कि रिक्रूटमेंट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, हम जो है फैक्टर आउटसोर्सिंग डिसीजन कैसे लेते हैं, और उसके अलावा हमने जो बात की वो इन चीज़ों पे की जनाब के डिफरेंट के रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट क्या होता है, लाइन मैनेजर को इन्वॉल्व करना क्यों ज़रूरी होता है रिक्रूटमेंट में, ये बातें अभी तक हमने की हैं। अब हम बात करना चाह रहे हैं आपके साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के। देखिए जहाँ तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ताल्लुक है, अगर हम इसकी बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो सबसे पहली बात यह है कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी एज अ होल देखी जाती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है तो उसे मजीद वर्कर की जरूरत है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डाउन साइज कर रही है तो उसे वर्कर निकालने या कम करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी देखनी पड़ेगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी है क्या। दूसरी चीज इसके अंदर आ जाएगी कि हमें एक जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा। जॉब एनालिसिस का मतलब ये होता है कि किसी भी जॉब के अंदर इन डेप्थ झांक के देखा जाए कि इस जॉब में है क्या। इस जॉब की यानी कोई भी डेजिग्नेशन ले लें, लेट्स से बॉयलर इंजीनियर ले लें, या आप कम्युनिकेशन इंजीनियर ले लें, या आप नेटवर्क इंजीनियर ले लें, या आप अकाउंटेंट ले लें, कोई भी जॉब ले लें। तो इस जॉब के बुनियादी टास्क क्या है, इस जॉब के बुनियादी टास्क क्या है, और इस जॉब के जो है वो आप ये कह लीजिए कि हमें ये पता करना होता है इस जॉब के बुनियादी टास्क क्या हैं। और इसके साथ साथ हमें ये पता करना होता है इस जॉब में प्रोसीजर कौन कौन से इन्वॉल्व है, ठीक है जी, इस जॉब में ड्यूटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, और इस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है, ये हमें देखना होता है। इस मकसद के पेश नज़र हम जो है जॉब एनालिसिस करते हैं। अब जॉब एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसके नतीजे में हमें उसकी कुछ आउटपुट भी मिलती है। मिसाल के तौर पे हमें सबसे पहले तो इसके नतीजे में, यानी अगर हम जॉब एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले तो अगर कोई बंदा कहे कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में हमें काम करना है तो बुनियादी तौर पे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो कहा जाएगा कि हमें
सबसे पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि क्या वैकेंसीज अवेलेबल हैं या नहीं है, यानी वी शुड मेक इट इंश्योर दैट कि हमारे पास जो है वो वैकेंसीज हैं या नहीं है। तो अगर वैकेंसीज अवेलेबल हैं तभी हम हायर करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट। तो हमें जो है वो प्रिंट करना पड़ता है एडवर्टीजमेंट। ये एडवर्टीजमेंट जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि कितने पोटेंशियल कैंडिडेट जो हैं वो मार्केट में इस वक्त हैं, या इस पोजीशन के लिए कोई क्वालिफाइड लोग मार्केट में मौजूद भी हैं या नहीं। बाज़ ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसमें आपकी मार्केट में कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होता, तो फिर आपको मिलती जुलती क्वालिफिकेशन का बंदा लेकर उसको खुद ट्रेन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक बड़े मशहूर कप्तान थे, तो वो कहा करते थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट टीम का ओपनर मिलता नहीं, चूंकि हमारे यहाँ महदूद वसाइल की वजह से सब लोग पुरानी गेंद से खेलते हैं। इसे नई गेंद खेलने के लिए ओपनर चाहिए होता है, तो वो हमारे पास नहीं होता, तो हमें ओपनर मिलता नहीं, हमें ओपनर बनाना पड़ता है। तो ये एक मसला आ जाता है। तो इसी तरह हमें देखना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या हमारी लोकल मार्केट में कोई कैंडिडेट दस्तयाब है नहीं है। इसी तरह हम कोशिश करते हैं कोई फेवरेबल इम्प्रेशन ऑफ द जॉब दे सकें। और कोशिश भी ये होती है कि एक अप्रोप्रिएट तरीके से हम अपनी स्किल्स वगैरह को जो है इंटरेस्टेड जो लोग हैं उनकी स्किल्स और उनकी क्वालिफिकेशंस को देखा जाए। तो बहरहाल हमें जो लोग चाहिए उनकी स्किल्स क्या चाहिए, उनके अंदर काबिलियत क्या चाहिए, हमारी जॉब का नेचर क्या है, ये एडवर्टीजमेंट में हमें लिखना पड़ता है। तो अच्छा एडवर्टीजमेंट वो होता है जो राइट कैंडिडेट को अट्रैक्ट करे। पहली बात तो ये कि अच्छा इश्तहार वो है जो राइट कैंडिडेट को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है जी, तो पहली बात ये कि आपके पास ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो अट्रैक्ट कर सके। दूसरी बात ये है कि ये ओवरऑल गुड इम्प्रेशन दे सके, और फिर ये है कि स्किल्स और इंटरेस्ट बाकी चीज़ों को जो है वो वाज़ेह कर सके। अब इसके अंदर जो इशू है रिलेटेड विद द अदर प्रॉब्लम्स कि रिक्रूटमेंट मर्ज इनटू सिलेक्शन व्हेन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन एंड असेसिंग कैंडिडेट्स। मसला ये आ जाता है कि जब हम रिक्रूटमेंट जो है वो शुरू कर लेते हैं, तो मर्ज इनटू सिलेक्शन व्हेन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन एंड असेसिंग कैंडिडेट्स के रिक्रूटमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है जब हम लिस्ट ऑफ कैंडिडेट मेंटेन कर लेते हैं, और उसके बाद जब हम पहली दफ़ा असेसमेंट शुरू करते हैं तो हम रिक्रूटमेंट के फेज से निकल के सिलेक्शन के फेज में आ जाते हैं। तो हम रिक्रूटमेंट के फेज से निकल के सिलेक्शन के फेज में आ जाते हैं, यानी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बाकी मैनेजर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो अब बाकी रही बात ये कि एक तो बात मैं बारहा कह चुका हूँ कि देखिए बात ये है कि यहाँ पर जो नाम मेरे सामने अटेंडेंस के आते हैं उसी नामों से आप मुझे सवाल भेजिए। जैसे यहाँ पे एनोनिमस अटेंडी कोई नहीं है, यहाँ पे तो सारों के नाम लिखे हैं, उसी नाम से मुझे सवाल भेजिए। जरा देखिए कि आपका सवाल दूसरे नाम से क्यों आता है मेरे सामने, कि मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है। और दूसरा ये कि मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि सवाल इंग्लिश में लिखा करें, और आप उर्दू को इंग्लिश में लिखते हैं तो वो मुझे मुश्किल लगती है पढ़नी। तो जो चीज़ मुमकिन नहीं वो मैं नहीं पढ़ सकता। आप प्लीज़ या फिर आप उर्दू में लिखें, सवाल उर्दू में लिखें, कोई तस्वीर बनाए मुझे भेज दें, मैं पढ़ तो सकूं। लेकिन आप उर्दू को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में लिखते हैं वो मुझे समझ नहीं आती। अच्छा बच्चों, अब बात आ जाती है रिक्रूटमेंट उस वक्त शुरू हो जाती है सिलेक्शन जब रिक्रूटमेंट से आपके पास कैंडिडेट आए थे, लेकिन असेसमेंट शुरू हुई तो ये सिलेक्शन शुरू हुई। अब ये है कि सिलेक्शन के नतीजे में हम फाइनल स्टेज में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात ये है कि इसके अंदर जो पहला काम है वो है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस की थोड़ी सी बात हम कर चुके हैं। जॉब एनालिसिस में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जॉब के टास्क कौन से हैं, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी हैं, जॉब के अंदर माहौल कैसा है, तो ये सारी चीज़ें।
अब जहां तक सवाल है, अगर आप ये कहें कि जी ये सारी चीजें तो आप देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जॉब के एनालिसिस के एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, जॉब एनालिसिस के जो बुनियादी एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट जो है ना जी आपका, वो बनता है, अल्लाह आपका भला करे, जॉब डिस्क्रिप्शन। अब जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है एक इंसान के एतबार से कि एक बंदा जो, सॉरी, जॉब के एतबार से कि एक जॉब में क्या चीज, क्या क्या बेसिकली एक्टिविटीज है, यानी मैं इसको तफसील से लेता हूँ। इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस तरह की स्किल्स चाहिए, फिजिकल मेंटल एफर्ट कैसी चाहिए, इस जॉब की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल की है या मटेरियल की है, इस जॉब की वर्किंग कंडीशन कैसी है, इसमें हैजर्ड्स वगैरह तो नहीं, खतरात तो नहीं। तो ये सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि क्या इस जॉब में हमारा हम रिस्क फ्री हैं, हम जो है वो कोई किसी किस्म का जो है आप कह लीजिए को खतरा तो पेश नहीं है हमें। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जॉब रिक्वायरमेंट बुनियादी तौर पर क्या है इस पर्टिकुलर सिचुएशन। अच्छा, और इस जॉब में खतरात कौन कौन से हैं भी, आप देखिए ना, दो बड़ी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें मतलब बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें लेकिन हैजर्ड्स होते हैं, इसका मतलब डेंजर होता है। मिसाल फाइटर पायलट की जॉब है। अब फाइटर पायलट की जॉब में तो ठीक ठाक थ्रेट इन्वॉल्व होता है। फाइटर पायलट की जॉब में ठीक ठाक जो है आप कह सकते हैं कि जो है कि बड़ी ठीक ठाक जो है वो इन्वॉल्व है, आपकी जो है वो रिस्क इन्वॉल्व है। इसी तरह स्टील वर्कर है, बहुत ज़्यादा उसे गर्मी में काम करना पड़ता है। और इसी तरह जो है वो लाइन मैन है, उसको बिजली के तारों को ठीक करना होता है चलते हुए करंट के अंदर। तो लिहाजा पहली बात तो ये कि हमें ये देखना होता है इसके लिए स्किल्स कैसी चाहिए, नॉलेज कैसा चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और तीसरी चीज़ ये है कि वर्किंग कंडीशन कैसे है, उसमें हैजर्ड्स कितने हैं, खतरात कितने हैं। तो ये तो जॉब की बात है। अब जब आप जॉब को देखते हो, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या है, आप किसके सामने जवाब दे हो, लेकिन इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि पर्सन स्पेसिफिकेशन भी क्या है। पर्सन स्पेसिफिकेशन पर्सन के एतबार से, यानी इस जॉब को परफॉर्म करने वाला बंदा कैसा होता है, या इस जॉब को पर्टिकुलरली किस तरह का वर्कर जो है परफॉर्म कर सकता है, किस तरह का पर्सन जो है उसको परफॉर्म कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात है, एक इसकी एज कितनी हो, इसका जेंडर क्या हो, इसकी एजुकेशन क्या हो, इसका एक्सपीरियंस क्या हो कि इस काम को आसानी से सर अंजाम दे सके। इसका मतलब है जो आपका इसका मतलब कि जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है वो जॉब के हवाले से है, और जो आपका जो है वो जॉब स्पेसिफिकेशन है, ये जॉब के हवाले से है, बंदे के हवाले से है, जॉब के हवाले से नहीं है। तो इसका मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन लिखने वाले जॉब को फोकस करते हैं, और पर्सन स्पेसिफिकेशन लिखने वाले पर्सन देखते हैं कि कौन सा पर्सन इस जॉब के लिए आइडियल है, सुटेबल है। और फिर उसी वाले से हम जॉब इवेल्युएशन भी करते हैं कि जॉब किस लेवल की है, ऊपर की है या नीचे की है, जूनियर लेवल की है, सीनियर लेवल की, ताकि उसके हिसाब से उसे हम जो है वो सैलरी ऑफर कर सकें, वेज ऑफर कर सकें। नहीं 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 नहीं, आप उमर बिल्कुल आप बात को यूं लीजिए कि जो जॉब एनालिसिस है वो सिलेक्शन से पहले करेंगे। देखिए ना, जब किसी बंदे को, किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इस जॉब का नेचर क्या है। अगर हम बाद में करेंगे उसका तो फायदा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने पहले भी बताया कि जॉब हम जो है वो उसकी रिक्रूटमेंट से भी पहले जॉब एनालिसिस कर लेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि पर्टिकुलरली इस जॉब में क्या चीज इन्वॉल्व है। अब आगे चलते हैं तो बात आ जाती है इसके अंदर। ओके, उम्र को समझ आ गई, आगे चलते। अच्छा, अब देखिए, एक बड़ा सवाल ये है कि जब कोई पोस्ट या पोजीशन निकलती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है कि क्या हमें अंदर का कैंडिडेट प्रमोट करना चाहिए या हमें बाहर से एक नया कैंडिडेट लाना चाहिए। तो ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है कि आइदर वी शुड ब्रिंग अ पर्सन फ्रॉम
कि क्या हम आउटसाइड से कोई बंदा लाएंगे या अपना ही कोई इंडिविजुअल प्रमोट करके इस जॉब को पूरा कर लेंगे। आमतौर पे होता यही है कि हमारी प्रेफरेंस कई मौकों पे ये होती है कि हम इंटरनल कैंडिडेट को प्रमोट करें, लेकिन बहुत सारे मामलात में ऐसा होता है कि हम बाहर से आने वाले कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि अगर हमें इंटरनल कैंडिडेट ही चाहिए तो क्या इस तरह का कैंडिडेट जो है, क्या इस तरह का पर्टिकुलर कैंडिडेट हमारे जो है वो जॉब पूल में मौजूद भी है कि नहीं है। तो अगर फर्ज करें कि ऐसा कोई कैंडिडेट है ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर ज़ाहिर है हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह का कैंडिडेट दस्तयाब नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये वेरीफाई करेंगे कि क्या इस तरह का कैंडिडेट हमारे पूल में मौजूद भी है या नहीं है। दूसरी चीज के अंदर ये देखेंगे कि अगर हम इंटरनल कैंडिडेट ले लेते हैं तो क्या हमारे डिसीजन में कोई एक्यूरेसी भी होगी कि नहीं होगी। ऐसा ना हो कि हमारा डिसीजन जो है वो टेक्निकली गलत साबित हो जाए। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हम बाकी एक्यूरेटली डिसीजन भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद बात आ जाती है स्टाफ डेवलपमेंट की। हमें इंटरनल कैंडिडेट तब भी फायदेमंद होगा या हमारे लिए मुफीद हो सकेगा जबकि स्टाफ जो है वो इंटरनली डेवलप हो रहा हो। जब स्टाफ डेवलप ही नहीं हो रहा होगा तो फिर जाहिर बात है इसके अंदर मुश्किलात आएंगी। यानी आपके पास अपनी ट्रेनिंग नहीं है। तो देखिए, अगर अंदर से कैंडिडेट लेना है फिर तीन बातें जरूरी हैं। एक तो ऐसा बंदा आपके लेबर पूल में होना चाहिए। ए बी है कि अगर अंदर कैंडिडेट मौजूद है तो उसके साथ रियायत नहीं होनी चाहिए, सिलेक्शन मेरिट पे होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप स्टाफ डेवलपमेंट करते हैं तो ही आप राइट कैंडिडेट को फाइंड आउट कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। अब इसमें जो अगर आप ये कहें कि जो नेक्स्ट इशू है वो ये है कि आपके पास सिलेक्शन के लिए सही अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है या नहीं है। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब बात ये आ जाती है कि सबसे पहली बात ये कि क्या आपके पास टाइम फॉर इंडक्शन है, इतना वक्त अवेलेबल है। अगर वक्त अवेलेबल है तो जाहिर बात है फिर आप इंडक्ट कर सकते हैं। एक तो बात ये, वरना अदरवाइज फिर इंटरनल कैंडिडेट ही लेना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज ये है कि क्या अ, अगर कैंडिडेट बाहर से लाना है मुझे, तो बाहर के लेबर पूल में भी इतना बंदा है कि नहीं है। अब पिछले तीन पॉइंट है अगर इंटरनल कैंडिडेट को प्रमोट करना है, और ये तीन पॉइंट इसलिए कि बाहर से कैंडिडेट तब आएगा अगर हमारे पास पूरा पूरा वक्त अवेलेबल है टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए। और दूसरी चीज ये है कि क्या आया लेबर पूल में ऐसे लोग मौजूद हैं या नहीं। और फिर आप जानते हैं कि हम हमेशा बाहर का कैंडिडेट इसलिए प्रेफर करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रेश ब्लड की हैसियत रखता है, ताज़ा खून की हैसियत रखता है, और ये इसको जो है बहुत इफेक्टिवली काम करता है और फायदा पहुंचाता है। यस, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब आगे जी एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज, ये भी एक बड़ा इशू होता है कि हम एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे। देखिए, एक अच्छा एडवर्टीजमेंट इस तरह का होता है, क्वालिटीज क्या होती है। एक अच्छा एडवर्टीजमेंट कॉन्साइज होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अखबारात की स्पेस बड़ी महंगी होती है, जगह बड़ी महंगी होती है अखबारात में। दूसरी चीज ये है कि ऐसा एडवर्टीजमेंट होना चाहिए जो कि राइट कैंडिडेट को अट्रैक्ट करे, ना कि हजूम इकट्ठा कर दे। और एक ऐसा एडवर्टीजमेंट होना चाहिए जो पॉजिटिव हो और ऑनेस्ट हो। अगर आप झूठ बोलेंगे नुकसान आपका होगा। झूठ बोलने पे आपको नुकसान ये होगा कि अगर आप खामखा ऐसी तारीफें लिखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद नहीं है, तो उसका अल्टीमेट नुकसान आपको होगा। और उसका नुकसान क्या होगा
नुकसान उसका ये होगा आपको कि कैंडिडेट्स पहले बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन उसके बाद वही कैंडिडेट्स है वो आपको एक्सक्यूज करके चले जाएंगे। उसकी वजह वजह उसकी ये है कि अगर आपने खुद ही एक ऐसा बंदा चूज कर लिया जो कि आपके काम का नहीं था, और आपने उसको जो है वो बुला लिया, तो इनिशियली तो वो आ गया, लेकिन लेटर ऑन क्या होगा? लेटर ऑन ये होगा कि वो बंदा बहुत जल्दी आपसे एक्सक्यूज करके चला जाएगा। लिहाजा एडवर्टीजमेंट में सच बोलना, ठीक है? तो पहली बात, ये एडवर्टीजमेंट लंबी नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो जो है राइट कैंडिडेट को इंस्पायर भी कर सकती हो, और फिर उसके साथ साथ ये पॉजिटिव और ऑनेस्टली लिखी गई हो, सच लिखा हो, तो रेलेवेंट और अप्रोप्रिएट जॉब एप्लीकेंट्स जो हैं उसको वो ला सके, तो ये फिर ही काम कर सकती है। तो एक तो बात ये होगी। तो अच्छी एडवर्टीजमेंट वो है जो सही कैंडिडेट को हमारा रुख दिलवा सके, प्रॉपर कैंडिडेट को इंटीमेट कर सके, हमारे तक ला सके। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि एडवर्टीजमेंट भी कई तरह के होते हैं, और इसके लिए कई सोर्सेज होते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ वक़्त हम देखते हैं मिसाल के तौर पे बाज़ वक़्त हम देखते हैं कि हम इन हाउस मैगज़ीन को इस्तेमाल करते हैं, और ये खासा पावरफुल सोर्स होता है हमारे लिए। इन हाउस मैगज़ीन इट्स वर्क्स वेरी वेल। तो इन हाउस मैगज़ीन हम इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसी के अंदर हम जॉब प्रिंट कर लेते हैं, तो कंसर्न लोग होते हैं उनको बहरहाल खबर पहुंच जाती है। आमतौर पे अपने ही एम्प्लॉयज रिकमेंडेशंस दे देते हैं दूसरों का। फिर उसके अलावा ये है कि प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इनका आसान तरीका ये होता है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए वो इनके प्रोफेशनल जर्नल में छाप दें। इनके प्रोफेशनल जर्नल को यकीनन सब प्रोफेशनल्स पढ़ते हैं, तो वहां से आपको बड़े अच्छे कैंडिडेट मिल जाते हैं। लेकिन याद रहे कि अगर बड़ी जॉब है तो उसके लिए आपको नेशनल जर्नल में ऐड देनी चाहिए। छोटी जॉब है तो उसके लिए आप लोकल जर्नल से भी काम ले सकते हैं। तो तीनों चारों बातें रिपीट कर लेते हैं एक दफा, थोड़ा सा रफ भी हो जाए। पहली बात तो ये कि अक्सर औकात कई जॉब ऐसी होती हैं जो हम इन हाउस मैगजीन में ही पब्लिश कर देते हैं, वहां से काफी लोगों को खबर हो जाती है और वो इंटीमेट कर देते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें कोई प्रोफेशनल चाहिए होता है, तो हम प्रोफेशनल जर्नल में प्रिंट कर देते हैं, वहां से भी हमें इसके कैंडिडेट मिल जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम नेशनल न्यूज़पेपर में छाप देते हैं, अगर बड़ी पोजीशन है। छोटी पोजीशन है तो लोकल न्यूज़पेपर भी काम कर जाता है, और रेडियो वगैरह भी काम कर लेते हैं, और अक्सर जॉब सेंटर्स में से भी हमें अच्छे कैंडिडेट मिल जाते हैं। तो ये डिफरेंट सोर्सेज। अब यहाँ पे एक सवाल है आप लोगों से, when an organization need to recruit for a specific skill, applicants are likely to be the best reached through which of the following media? जी, जवाब देना चाहिए आप सब बच्चों को। मैं इंतजार करता हूँ, आप सोच लीजिए। रुतबा का जवाब आया, बाकी बच्चों का जवाब नहीं आया।
जी बच्चों, जी हादिया का जवाब आया, हमजा का जवाब आया। तो जवाब क्या है जी इसका? असल जवाब इसका बनता है डी, कि देखिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्किल के लोग चाहिए तो वो आपको उनके टेक्निकल जर्नल से मिल जाएंगे। अच्छा बच्चों, ए फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म हैज अ जॉब वैकेंसी फॉर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की एड पोजीशन खाली हो तो किस में इश्तिहार देना? जी बिल्कुल सही कहा रुतबा ने। और हादिया, हमजा, आपका भी जवाब आ जाए तो अच्छी बात है। तो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि सी ऑप्शन लेना चाहिए हमें। जब एक छोटी जॉब है तो हमें अकाउंटेंसी जर्नल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जूनियर ऑफिसर है, कोई सीनियर आदमी नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये छोटी पोस्ट है और छोटी पोस्ट के लिए हमें हमेशा लोकल सस्ता अखबार प्रेफर करना चाहिए। हाँ, अगर डायरेक्टर चाहिए होता तो फिर आप नेशनल न्यूज़पेपर में जाते। फर्स्ट स्टेज इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज क्या है जी बच्चों? जी आपने सही कहा, ये जनाब जो है सी बनेगा, आइडेंटिफाई अ वैकेंसी। सबसे पहले वैकेंसी आइडेंटिफाई होती है, फिर बात आगे बढ़ती है। एक बच्चे का सवाल आया था कि जॉब सेंटर क्या होते हैं? जॉब सेंटर ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग अपनी सीवी वगैरह सबमिट कर जाते हैं, जैसे rosie.com ऑनलाइन है। तो जो है जनरली जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो फिजिकली प्रिवेल करती हैं, आप अपने सीवी वहां दे देते हैं और वो फिर आगे जहाँ जॉब निकलती है वहां पे आपको सेंड। हम 1-2 मिनट का पॉज लेते हैं, जरा यहाँ अजान हो रही है, अजान होती है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम रिक्रूटमेंट से फारिग होते हैं तो अगली स्टेज आ जाती है हमारी सिलेक्शन टेस्टिंग की। देखिए टेस्टिंग दो तरह की होती है, एक में काबिलियत का टेस्ट होता है जिसे हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, और दूसरा जो टेस्ट होता है इसे हम आम तौर पर नाम देते हैं हम, वी पिक्ड इट एंड कॉल्ड इट, पहला टेस्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है,
जिसके अंदर हम किसी भी पर्सन की जो है प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करते हैं, काबिलियत को, कॉम्पिटेंस को। और दूसरा जो टेस्ट होता है वो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, जिसके अंदर आप जो है वो दूसरा टेस्ट होता है, दूसरा टेस्ट होता है उसको हम साइकोमेट्रिक टेस्ट कहते हैं। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है ये इसलिए लिया जाता है ताकि एक पर्सन जो है उसके पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत, उसका एप्टीट्यूड पता किया जा सके। ये दो बुनियादी क्लासिफिकेशन और भी हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों बुनियादी क्लासिफिकेशन। अब आगे आते हैं तो आ जाती हैं आपकी लिमिटेशंस। देखिए, जब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक अहम इशू रेस होता है कि आ, कि हमेशा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता एबिलिटी और टेस्ट में। अगर टेस्ट में कोई बंदा अच्छा परफॉर्म करे तो लाजिम नहीं कि वो जॉब में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, इट इज़ नॉट एसेंशियल। सिमिलरली अगर आप देखें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट रिजल्ट जो होता है, इसके लिए बड़ी स्किल चाहिए होती है। तो बाज़ औक़ात इतने हाईली स्किल्ड लोग दस्तयाब नहीं हो पाते, इसलिए हम रिजल्ट को प्रॉपर्ली बना नहीं पाते, मार्क नहीं कर पाते, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इसकी लिमिटेशन। अब जहाँ तक सवाल है इंटरव्यू, देखिए इंटरव्यू जो है ये ऑब्वियसली पर सिलेक्शन का एक लाजमी हिस्सा है। हमारी कोशिश ये होती है कि इंटरव्यू जो है वो इसलिए कंडक्ट किया जाए कि एक तो इंटरव्यू जो है वो बेस्ट कैंडिडेट जो फाइंड आउट करने में मदद दे। दूसरी बात ये है कि ये इंश्योर करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी इन्वॉल्वमेंट जॉब में। और इंटरव्यू कैंडिडेट को अलाउ करता है कि वो बेस्ट पॉसिबल इम्प्रेशन दे सके। और दूसरी चीज़ अक्सर आपने देखी होगी कि हमारी आम जिंदगी में होता ये है कि टेस्ट किसी का भी लिया जाए ना, तो जब भी किसी बंदे से आप पूछेंगे ना टेस्ट कैसा हुआ, तो हमेशा ये कहेगा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जब भी कभी आप किसी बंदे से इंटरव्यू की बात करेंगे तो उसे याद आ जाएगा कि मैंने कितने सवाल हुए थे, इनके जवाब मुझे नहीं आते। लिहाजा इंटरव्यू में अक्सर लोग जो हैं, टेस्ट में अक्सर लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि नहीं हमने बड़ा अच्छा टेस्ट दिया था, लेकिन इंटरव्यू में वो कहते हैं ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, तो सारी बात क्लियर हो जाती है। लिहाजा इसके अंदर आपको समझ आ जाता है कि जी जो है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है, एक तो कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन को देख ले, ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट को देख ले। दूसरा ये कि अंडरस्टैंड कर सकें, कैंडिडेट एप्लीकेंट्स अंडरस्टैंड कर सके जॉब में इन्वॉल्व क्या है, इसमें करियर प्रमोशन क्या है, बेस्ट इंप्रेशन को उसमें मौका मिलता है। और फिर उसके साथ साथ एक एहसास पैदा होता है कि सबके साथ बराबर सलूक किया गया है। और इसके अंदर आप जानते हैं कि जो नॉन वर्बल क्लूज है वो भी देने का मौका मिल जाता है कैंडिडेट को। यानी कैंडिडेट चाहे तो ना सिर्फ ये कि कम्युनिकेशन का हम उसका स्टाइल देख लेते हैं, बल्कि हमें ये भी समझ आ जाती है कि कैंडिडेट के बोलने का अंदाज कैसा है, कैंडिडेट के बात करने का अंदाज कैसा है। ये सारी चीजें हमें बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। अब जहाँ तक सवाल है कि प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू, देखिए जहाँ तक सवाल है प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू का, हाँ एक सवाल आया है मेरे पास उमर का कि कौन सी ऐसी जॉब्स होती हैं जिसका हम एडवर्टीजमेंट कंपनी वेबसाइट। देखिए ये कंपनी वेबसाइट का एक फीचर होता है, हर कंपनी अपनी वेबसाइट पे एक फीचर बनवा लेती है कि जी अगर कस्टमर विजिट कर रहा है और अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे तो उसको भी इजाज़त होती है, और वहाँ पे उसी अपनी वेबसाइट में एक फीचर ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। नहीं, इंटरव्यू के बाद फिर हायरिंग होगी ना, पहले इंटरव्यू में क्वालिफाई करेंगे आप, फिर हायरिंग होगी ना आपकी, फिर एक और इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, फिर हायरिंग होगी। अच्छा बच्चों, अब बात ये आ गई कि यहाँ पे सबसे पहली चीज है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस जॉब के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या कह रही है। फिर इसी तरह पर्सन स्पेसिफिकेशन देखें,
फिर उस बंदे का सीवी देखें, तो ये सारी चीजें देखने के बाद फैसला करेंगे आप, फिर आप इंटरव्यू ले सकेंगे। तो इंटरव्यू लेने के लिए जरूरी ये है कि आपको इंटरव्यू जॉब एनालिसिस का पता हो, जॉब डिस्क्रिप्शन का पता हो, जॉब स्पेसिफिकेशन का पता हो, और एप्लीकेंट की कैपेबिलिटीज का भी पता होना जरूरी है। अब रही बात इसकी कि लिमिटेशंस क्या है इंटरव्यू की, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू का स्कोप बड़ा महदूद सा होता है। मिसाल के तौर पे एक, और हमारे पास एक कैंडिडेट से सवाल पूछने के लिए बहुत ज्यादा टाइम हो तो 15 से 18 मिनट। अब 15 से 18 मिनट में हम ये कैसे जान लें कि इस बंदे को, हो सकता है हम जो सवाल पूछें रैंडमली उसको वही आते हो, और ये भी हो सकता है कि जो हम सवाल पूछें उस बेचारे को वही ना आते हो, बाकी सब कुछ आता हो। तो लिहाजा स्कोप जो है वो मैट इसका जरा महदूद है कि हम इसको बढ़ा नहीं सकते। फिर इसके अंदर एक आर्टिफिशियलिटी पाई जाती है, यानी हम सवाल बनाते हैं, कोशिश करते हैं अपनी जैसे प्रैक्टिकल के करीब हो, लेकिन जो सिचुएशन होती है वो प्रैक्टिकल से बाहर दूर होती है, एक आर्टिफिशियल सिचुएशन होती है। दूसरी चीज ये है कि इसमें एक चीज अक्सर ये होती है कि कैंडिडेट का एक फैक्टर देख के बाकी सबका फैसला कर देते हैं, जिसको हम हालो इफेक्ट कहते हैं। इसमें पहले परसेप्शन में प्रॉब्लम बात हो चुकी है कि हालो इफेक्ट का मतलब होता है किसी एक फीचर या इंप्रेशन से इम्प्रेस होकर बाकी सारे फीचर्स के नंबर लगा दिए जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाती है, एक होती है कॉन्टेंचुअस बाइस। ये बाइस ये होती है कि आप किसी खास वजह से इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यू का रवैया बदल देता है, कभी वो सजेशंस दे देता है, कभी वो सजेशंस गलत देके उसे डिट्रैक्ट कर देता है। तो ये कॉन्टेंचुअस बाइस होती है। और फिर उसके बाद इसमें आ जाती है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग आप जानते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं परसेप्शन के अंदर, और स्टीरियोटाइपिंग के अंदर जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि जनाब मसला ये है कि अक्सर औकात ये होता है कि हम एक ग्रोह के लोग जो हैं उनके अंदर एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स होने को मान लेते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि ये जो कैंडिडेट्स हैं इनमें बिल्कुल एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स हैं, जबकि ये लाजिम नहीं होता। अक्सर औकात लोग जो है उनमें जो है मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स पाए जा सकते हैं। इट्स नॉट एसेंशियल के जो लोग हैं उनमें सेम करेक्टरिस्टिक्स पाए जाए। अब इसके बाद आए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हालो इफेक्ट। इसमें हालो इफेक्ट क्या है ये आपने बताना है। पिछले पिछले लेक्चर का भी आपका जरा टेस्ट हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा। जी शाबाश। आप सुकून से पढ़िए, कोई मसला नहीं है। तो बात ये है कि इसके अंदर जो चीज है वो ये है कि जो आपका राइट आंसर है वो बनता है आपका ए। ए टेंडेंसी ऑफ पीपल टू मेक इनिशियल जजमेंट बेस्ड ऑन द फर्स्ट इम्प्रेशन, के फर्स्ट इम्प्रेशन की बुनियाद पर आप जो है वो नंबर अलॉट कर देते हैं किसी भी कैंडिडेट के। चलो चलो चलो। बस 1 मिनट के लिए रुकेंगे जी, एक दूसरी मस्जिद में अजान हो रही।
अच्छा बच्चों, तो ये है कि एक ही चीज के ऊपर रख के बाकी सबको आपने रैंक कर दिया। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। देखिए टाइप्स ऑफ इंटरव्यू जो है, वैसे तो हम क्लासिफिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरव्यू भी डाल सकते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ दो टाइप्स बनाए हैं, एक इंडिविजुअल इंटरव्यू और एक पैनल इंटरव्यू। इंडिविजुअल इंटरव्यू जो है वो हम इसको कहते हैं कि ये 1-to-1 इंटरव्यू, जबकि पैनल इंटरव्यू जो है उसमें एक कैंडिडेट जो है वो बहुत सारे लोगों के सामने अपने आप को पेश करता है। तो इंडिविजुअल इंटरव्यू जो होता है वो 1-to-1 इंटरव्यू है, जबकि पैनल इंटरव्यू में जो है वो एक ही कैंडिडेट जो है अपने आप को एक पैनल के सामने पेश करता है। और पैनल में 3 लोग हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो इनके सामने अपने आप को पेश करता है। तो ये चीज आ जाती है। अब जहां तक सवाल है कि इंडिविजुअल इंटरव्यू के फायदे क्या हैं, देखिए इंडिविजुअल इंटरव्यू में फायदा ये है कि आप डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, एक ही बंदे से बात करते हुए आई कांटेक्ट उसकी तरफ रहता है, लिहाजा रेपर्टनेस भी क्रिएट होती है और जरा फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। यानी एक बंदा आपको थोड़ी बहुत लचक भी दे देता है कि चलो यार काफी सारे सवालात के जवाब दिए। डिसएडवांटेज ये होता है कि बाज़ बात ऐसा होता है कि कैंडिडेट जो है वो स्पेशलिस्ट जो एरिया होता है इंटरव्यूअर का वो नहीं जानता, बाकी सब कुछ जानता है। या बाज़ बात ऐसा होता है कि इंटरव्यूज परसेप्शन जो है वो सिलेक्टिव हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। पैनल में तो ये होता है ना कि एक बंदे ने अगर नंबर गलत भी लगा दिए तो दूसरा यकीनन ठीक कर देगा, या सारे तो गलत नहीं हो जाएंगे। लेकिन इंडिविजुअल इंटरव्यू में ये बड़ा चांस है कि अगर एक बंदा जजमेंट में ठीक नहीं है तो वो आपके सारे के सारे केस को बिगाड़ दे। और बहरहाल अपॉर्चुनिटी का भी अच्छी है, लेकिन एक वीकनेस भी है कि बाज़ औक़ात कैंडिडेट जो है वो डेलिबरेटली इंटरव्यू को जो है वो इंटरव्यूअर को जो है वो ट्रैक कर लेता है, सॉरी ट्रैप कर लेता है। तो ये भी एक चीज़ आ जाती है। अब जहाँ तक सवाल है हमारे दूसरे मामलात का, कि देखिए पैनल इंटरव्यू में ये होता है कि आपके नंबर ऑफ लोग जो है, पीपल जो है वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, इसलिए आपका कंपैरिजन बड़ा अच्छा हो जाता है। अगर एक इंटरव्यूअर थोड़ा बहुत बाइस्ड भी हो तो दूसरा इंटरव्यूअर तो नहीं होगा, लिहाजा आप उसमें बेटर रहते हैं। ड्रॉबैक इसमें ये होते हैं कि चूंकि बहुत सारे इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, लिहाजा सवालात बड़े वेरिड नेचर के होते हैं और बड़ी वोलाटिलिटी होती है, और एक सवाल जो है दूसरे सवाल से इंटायरली मुख्तलिफ भी हो जाता है। तो ये एक बड़ा इशू रेज हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक आध इंटरव्यूअर जो है वो डोमिनेट करता है दूसरों पर, अपनी राय दूसरों के ज़हनों में डाल देता है, इम्पोज़ कर देता है। अ, या फिर ये है कि आप देखते हैं कि एक तो अभी स्टूडेंट का सवाल भी आया था कि बड़ी एक आर्टिफिशियल सी इन्वायरमेंट होती है कि 5 जजेस बैठे हैं, उसके सामने एक अकेला बंदा बैठा है, 2 सवाल इसने पूछ लिया, अब उस कोने से सवाल आ रहा है, अब इस कोने से सवाल आ रहा है, तो बड़ी एक आर्टिफिशियल सी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे आप जो है इंटेंशनली कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक चीज है कि रिसर्च ये भी शो करती है कि जो जजेस होते हैं या जो इंटरव्यूअर होते हैं, इनकी राय आपस में मुश्किल से मिलती है, इनके आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो बहरहाल दो तरीके हैं, एक इंडिविजुअल इंटरव्यू और एक पैनल इंटरव्यू। अब आगे आ जाते हैं तो एक चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं ग्रुप सिलेक्शन मैथड। देखिए इसके अंदर अक्सर हम असेसमेंट सेंटर यूज करते हैं, जहाँ पे एट ए टाइम हम रोल प्लेइंग ग्रुप एक्सरसाइजेस देते हैं, और उसके अंदर देखते हैं कि लीडरशिप स्किल्स कैसी है, ह्यूमन स्किल्स कैसी है, किस तरह लोग एक दूसरे की मदद करते हैं टास्क के अंदर। तो ये चीजें जो है इसके अंदर बड़ी रीड आउट की जाती है। तो हम इसको कहते हैं, ये हमारा जो है ये ग्रुप असेसमेंट मेथड है। अक्सर आपने ISSB में बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि ग्रुप असाइनमेंट्स दे के देखा जाता है कि आपने लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं। अब यहाँ पे सवाल ये कि when many candidate need to assess at the same time using a variety of interacting technique, the company is likely to use, तो कंपनी क्या यूज करेगी? शाबाश, जल्दी से बताना, टाइम मेरे पास थोड़ा है। जी बच्चों। जी उमर, पैनल इंटरव्यू में लाइन मैनेजर बैठ सकता है, कोई मसला नहीं है, पार्ट हो सकता है उसका। जी शाबाश।
तो बिल्कुल आपका जवाब सही है रुतबा का कि ये असेसमेंट सेंटर होगा, चूंकि एक ही वक्त में बहुत सारे कैंडिडेट को हमने असेस करना है। अब एक चीज और भी आ जाती है, वो ये है कि हर कैंडिडेट को जब हम हायर कर रहे होते हैं तो इनके रेफरेंसेस लाजमी चेक किए जाते हैं, प्रीवियस एम्प्लॉयर से चेक किया जाता है कि इनका प्रीवियस सर्विस टेन्योर क्या रहा, वो टेन्योर कैसा रहा। तो अक्सर औकात ये जो टूल है बड़ा कामयाब रहता है, इससे हमें नेग्लिजेंट हायरिंग से हम बच जाते हैं और राइट कैंडिडेट चूज करने में हमें बड़ी मदद मिलती है। हाँ, अलबत्ता एक चीज है कि कैंडिडेट के पिछली जॉब में कब छोड़ी, क्या क्यों छोड़ी, कुछ रीजन भी पता चलने का मौका मिल जाता है। लेकिन एक चीज और भी है कि कम से कम 2 रेफरेंसेस जरूर लिए जाते हैं, ताकि अगर एक रेफरेंसेस बाइस भी हो तो दूसरे से ओपिनियन ठीक मिल जाए। तो ये होता है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेफरेंस चेक इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? शाबाश, देखते हैं कि आपको कितना याद रहता है लेक्चर। तो हाँ, दिया गया जवाब बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन बनता है, और वो बनता है एट लीस्ट 2 एम्प्लॉय रेफरेंस होने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेग्लिजेंट हायरिंग क्या है? नेग्लिजेंट हायरिंग ये है कि हम गलती से कोई ऐसा कैंडिडेट हायर कर लेते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं थी या स्किल्स नहीं थी, हायर हो गया। इससे नुकसान ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इमेज हर्ट होता है, दूसरे वर्कर डीमोटिवेट भी होते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आ जाती है, प्रोडक्टिविटी, और उसके बाद पुअर क्वालिटी। चूंकि गलती तो आपसे हो गई है, लिहाजा नेग्लिजेंट हायरिंग जो है ये भी एक इशू रेस करती है। यहाँ पे आके आज का लेक्चर हम वाइंड अप कर देते हैं, और लेक्चर वाइंड अप करने से पहले आप लोगों से एक फीडबैक ले लेते हैं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। रुतबा रेफरेंस चेक ये होता है कि प्रीवियस एम्प्लॉयर से हम रेफरेंस मांग लेते हैं कि इस एम्प्लॉय का एक लेटर बना दो जिसके अंदर, या बता दो कि इसकी सर्विस कैसी रही, तो वो उसे कहते हैं रेफरेंस। और अगर पहली जॉब हो तो आपका प्रोफेसर भी रेफरी हो सकता है। जी बच्चों, यस, बेस्ट कैंडिडेट आ गया तो हम हायर कर लेंगे, बिल्कुल सही है उमर। अच्छा जी, हमजा कह रहे हैं लेक्चर अच्छा रहा है, बाकी बच्चों की राय? ओके बच्चों, बाकी बच्चे भी कह रहे हैं लेक्चर अच्छा रहा, अमेजिंग लेक्चर था उमर हसीब के नज़दीक, मोहम्मद हसीब के नज़दीक, और बाकी बच्चों की राय भी मुझे बता रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन आज के लेक्चर को मैं जाते ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा। मैं घर पहुंचूंगा तकरीबन 9 साढ़े 9, तो अपलोड कर दूंगा। आपने आज इसको देख लेना है, चूंकि इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट हैं और काफी ज्यादा। तो सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।